राम राम किसान साथियाँ और राजस्थान का सब जागरूक नागरिकां। आज को मुद्दों और बड़बड़ तो तातो हॉट टॉपिक जीरे, रायडे, गंवार और कपास के भावों के बारे में आज आपसे फिर बात करूंगा। तथ्यों के साथ मैं सत्य रखता हूं, हवाई बात मैं करता नहीं और मेरी बातें सर्वहित में होती हैं। और मैं हूं डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से। पार्टी है राजस्थान की, अपनी पार्टी है, सबकी पार्टी है, अपने ढंग से काम करती है, ढोंग तमाशे झूठ और जहाँ से करती नहीं है। तो कई बार ऐसा भी लगता है कि लोगों को रुचि कम आती है, लेकिन हम हमारी आदत से मजबूर हैं कि हम अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे, जिसे हम लोक नीति का रास्ता कहते हैं। आज मैं आपको राजस्थान की 4 फसलें जो खासकर पश्चिमी राजस्थान में होती हैं उनके बारे में बताऊंगा। जीरे के बारे में, ग्वार के बारे में, रायडे के बारे में और कपास के बारे में। जितनी जानकारी मेरे पास है वो आपके सामने रखूंगा। क्या पता ये जानकारी काम ही आ जाए। और मेरी ये जानकारी जो सट्टा लगाते हैं उनके लिए नहीं है, स्पष्ट बता देता हूँ। जो सट्टे का खेल खेलते हैं उनके लिए नहीं है। मेरी जानकारी केवल और केवल उनके लिए है जो खुद ये चीज़ उगाते हैं, उनके लिए है। तो ध्यान रखें कि कहीं मेरी बातों के आधार पर कोई सट्टा वट्टा ना लगाए। मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। मुझे बिल्कुल भी वो चीज़ पसंद नहीं है कि लोग सट्टेबाजी करें, क्योंकि जो भी लोग सट्टेबाजी करते हैं, चाहे किसी भी तरह की करते हैं, अल्टीमेटली उनको नुकसान होता है। ऐसा आपको भी पता होगा, ऐसा मेरा अनुभव है। सबसे पहले बात करें जीरे की। आजकल टॉपिक इसी का चल रहा है। जीरे के भाव अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। बाजार में हल्ला ज़्यादा है, 61,000 तक का हल्ला पहुंचा है, लेकिन अभी उतने भाव है नहीं। 61,000 जो भाव होता है वो एक आध ढेरी का होता है, हल्ला उसका ज़्यादा होता है कि यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। बाकी भाव यही चलते हैं, 40, 41, 38, 33 भी पहुँचते हैं। उसमें फ़र्क है भाव में। ये क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है, ये आपको जानना चाहिए। जीरे का भाव इतना बढ़ क्यों रहा है, इसको आपको जानना चाहिए। इसी टॉपिक पे बात करनी चाहिए किसान नेताजी। अभी जो टॉपिक चल रहा है इसी पे बात करें, आप दूसरा टॉपिक बीच में ना लाएं, क्योंकि फिर हम चूक जाएंगे इससे। आप कोई दूसरी, मैं होली की बात कर रहा हूँ, फिर आप दीपावली की बात करेंगे तो अपन चूक जाएंगे। उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जीरे के बारे में हम थोड़ी तथ्यात्मक बात कर लेते हैं। आखिर जीरा क्या फसल है, कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ काम में आती है। जब आपको ये जानकारियाँ होंगी तो आपको पता लगेगा कि भाव ऊंचे नीचे क्यों हो रहे हैं। कोई तो कारण होता है, भाव अपना ऊंचे थोड़ी होते हैं। मन हो गया ऊंचा कर दिया, मन हो गया नीचा कर दिया। ये जानकारियाँ जागरूक किसानों को कम से कम होनी चाहिए। सबसे पहली बात, पूरी दुनिया में जितना जीरा होता है उसका 70% इंडिया में यानी भारत में पैदा होता है। यानी अगर पूरी दुनिया में 100 क्विंटल जीरा पैदा होता है तो 70 क्विंटल केवल भारत में होता है। और भारत में लगभग सारा जीरा राजस्थान और गुजरात में होता है। ठीक है, पूरी दुनिया में 70% यानी 2/3 भारत में होता है और भारत का लगभग सारा जीरा राजस्थान और गुजरात में होता है। लेकिन भारत के लोग जितना जीरा पैदा करते हैं उसका 90% तो यहीं खपत कर लेते हैं भारत में, 10% बाहर भेजते हैं। और वो जो 10% बाहर भेजते हैं वो भी खूब होता है। उसके लिहाज से भी पूरी दुनिया में जो जीरा एक्सपोर्ट करते हैं कंट्रीज, उसमें भारत सबसे टॉप पर है। हर साल भारत लगभग 19 लाख क्विंटल जीरा निर्यात करता है, बाहर भेजता है। तो 10% बाहर भेजता है, उसमें भी इतना ज़्यादा हमारा योगदान है। जीरा और कहाँ कहाँ होता है, जैसे हमने कहा 70% तो भारत में होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि और कहाँ कहाँ होता है। क्योंकि ये भाव ऊंचे नीचे जाते हैं, उसके पीछे कई कारण होते हैं कि जीरा और कहाँ होता है, वहाँ जीरा हुआ या नहीं हुआ, तो सप्लाई डिमांड में फ़र्क आता है। तो जीरा ईरान में होता है, तुर्की में होता है,
चीन में भी होता है, मैक्सिको में होता है, चिली में होता है, उधर ब्राज़ील में होता है। यानी कई और दूसरे देश भी हैं, देशों की संख्या तो ज़्यादा है लेकिन कहीं कम ज़्यादा होता है, लेकिन मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि ईरान में, तुर्की में, मिस्र में, चीन में यहाँ जीरा ज़्यादा होता है। लेकिन भारत 70% और 30% में पूरी दुनिया। अब उन 30% में भी गड़बड़ हो गई, मान लीजिए खेती की, जीरा ठीक नहीं हुआ, तो फिर एक्सपोर्ट मार्केट में उछाल आता है कि अब तो भारत से मंगाना पड़ेगा। तब ये भाव ऊंचे जाते हैं। अब इस बार भाव ऊंचे क्यों जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? पहली बात तो ये कि जब हमने जीरा बोया था उस समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, तापमान बहुत ज़्यादा था, पहली बात। हाँ, सीरिया में भी होता है पिलाजी, वो पूरा नॉर्थ अफ्रीका आ गया ना, सीरिया आ गया, ईरान आ गया, मिस्र आ गया, तुर्की आ गया, यहाँ पर होता है। तो इस बार जब हमने जीरा बोया था उस समय गर्मी बहुत थी, तो जीरे का जर्मिनेशन, अंकुरण बहुत कमज़ोर हुआ। और जब जीरा पका, कैसे भी करके जीरा पकने लगा, उस समय में सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई, हवाएं विपरीत दिशा में चल गई, तो प्रोडक्शन कम हो गया। उसके कारण से बाजार में जितनी मांग है उसके अनुपात में जीरा पैदा हुआ नहीं। अब भारत के बाजार की मांग और विश्व के बाजार की मांग, दो मांग खड़ी हमारे सामने, और बाकी देशों में भी उत्पादन नहीं हुआ, बाकी देशों में भी उत्पादन नहीं हुआ। इसके कारण से ये एक्सपोर्ट के लोग बैठे बैठे सोच रहे थे कि क्या गेम खेलें, कैसे खेलें, तो वो किसानों से धीरे धीरे लिए जा रहे थे माल, बिना हल्ला मचाए। अब जो मेन चित्रकार है, जो लेगा जीरा बड़ी मात्रा में, वो 10,000 करोड़ का सौदा करेगा, ऐसे लोग कम होते हैं, तो अपनी बात को आउट नहीं करते कि किसान को बता देंगे देखो जीरा तो 80,000 जाने वाला है, ऐसे कौन कहने वाला है। तो वो 30,000 तक अटका के रख रहे थे, फिर डील दी, फिर वापस थोड़ा सा बताया कि 2-4 बोरी खरीदो 61,000 में, किसान जीरा लाएंगे, फिर उनसे खींचो जीरा, बाजार में लाने के बाद कौन वापस लेके जाता है। तो वो खेल खेल रहे हैं, असल में वो बहुत थोड़े लोग हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल चलते हैं। एक यार कभी कभी क्या है कि मेरे बीच में ये कोरोना टाइप एलिमेंट आ जाते हैं, हटाने पड़ते हैं। तो जीरे का उत्पादन कम हुआ है और मांग ज़्यादा है। मांग तो वही है, अचानक से लोगों ने जीरा ज़्यादा खाना शुरू नहीं कर दिया, लेकिन उत्पादन कम हुआ है उस मांग की तुलना में, तो भाव बढ़ना ही है। आपको जीरा बोते हो, लेकिन आपको जीरे की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, एक एलिमेंट होता है इसमें फ्लोवोनॉइड, और वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। गैस को रोक देता है, अपच को रोक देता है, कैंसर होने के चांस बहुत कम कर देता है। ये जीरे के उपयोग हैं, इसलिए हम लोग इसको मसाले के रूप में काम में लेते हैं। अब जिस चीज़ को लेकर जल्दी हो रही है दोस्तों कि जीरा रखें या बेचें, तो मैं हमेशा से कहता हूँ, मैंने ग्वार के भाव बताए थे, उस समय भी ये कहा था कि आप टुकड़ों में बेचा करो, एक साथ मत बेचा करो, जल्दबाजी मत करो। आप टुकड़ों में बेचो। आपके पास अगर 20 क्विंटल जीरा है तो उसको टुकड़ों में बेचो, 6-6 क्विंटल बेचो। जब निकाल रहे हो उस समय बेच दो कुछ, फिर रखो, फिर बेच दो, फिर रखो, फिर बेच दो। ऐसे बेचोगे तो आपको एवरेज भाव अच्छा मिलेगा। ये एक प्रिंसिपल है इस मार्केट का। आप उस समय सारा बेच देंगे तो बाद में जी दुख पाएगा कि यार भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी जिन लोगों ने बेचा होगा कम भाव में, 18, 19, 20 हज़ार में, 25 हज़ार में बेचा होगा, उनको अंदर से परेशानी हो रही होगी कि काश हम भी रोकते। तो टुकड़ों में बेचना चाहिए। आगे भाव कैसे जाएंगे अभी नहीं कह सकते, कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती कि भाव और ज़्यादा जाएंगे। लोग तो फेंकने को कुछ भी फेंक देंगे, कोई कहेगा 1 लाख रुपए चले जाएंगे,
हो सकता चले भी जाएं, लेकिन मैं इन चीज़ों के बहुत खिलाफ हूँ। आपके पास माल है, आप भाग्यशाली हैं, तो जब डिमांड बढ़ेगी उस समय बेच दीजिए। ये भाग्य का खेल है भारत में अभी किसान का। सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। सुरक्षा कब होती? सुरक्षा तब होती जब इन भावों का कोई कंट्रोल होता और जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो 100% सही ढंग से लागू हो जाती। अब सोचिए कि आपके खेत में 20 क्विंटल जीरा होना था, जिसके हिसाब से आपने इंश्योरेंस करवा रखा था। हालांकि इंश्योरेंस वालों ने उसका भाव 17-18 हज़ार रुपये क्विंटल मान रखा था। अब आपके खेत में हुआ नहीं 20 क्विंटल, 5 क्विंटल जीरा हुआ है, आपको 15 क्विंटल का नेट लॉस है। अगर फसल बीमा योजना सही ढंग से काम करती तो आपका 15 क्विंटल का मुआवजा आ जाता। आपको इतना दुख नहीं होता जितना अब होता है कि इधर तो भाव बहुत ज़्यादा, उधर मेरा प्रोडक्शन बहुत ही कम हुआ, उत्पादन नहीं हुआ। वो दुख नहीं होता अगर फसल बीमा योजना ठीक से लागू हो जाती। एक और बात, एक संस्था जिसका नाम है इंडियन स्पाइसेस बोर्ड, वो जीरा, सौंफ, काली मिर्च इन सब का ध्यान रखती है भारत में। आपको ताज्जुब होगा कि वो संस्था केरल में है। अब जीरा हो कहाँ रहा है ज़्यादा? गुजरात, राजस्थान में। वो संस्था है केरल में। उस संस्था के लोग कब यहाँ आएंगे, कब किसानों से मिलेंगे, कब उनको भावों के बारे में बताएंगे, कब उनको विदेशों में जो मार्केट चल रहा है उसके बारे में बताएंगे? कभी नहीं आते। फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आके और किसानों के साथ कभी खड़े नहीं होते। और ना हमारी सरकार, खासकर राजस्थान सरकार, कभी भी इन मामलों में ध्यान देती है। हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए कोई विषय ही नहीं है। कृषि मंत्रियों को आप वैसे जानते भी नहीं है, और कृषि अधिकारी कभी खेत में जाता नहीं है। अगर कोई सरकार जनता की अपनी होती, जनता की चिंता करती, तो वो राजस्थान की कुछ खास फसलों के बारे में विचार करती कि ग्वार का क्या किया जाए, इसबगोल का क्या किया जाए, जीरे का क्या किया जाए। और अगर तेलंगाना जैसी होशियार गवर्नमेंट यहाँ होती तो वो इन 3 चीज़ों से अपने सारे कर्मचारियों की तनख्वाह दे देते। उनका इस तरह का डीलिंग करते वो विदेशों के अंदर कि अपने कर्मचारियों की तनख्वाह इन 3 चीज़ों को बेच के दे देते। इतना मुनाफा इनमें, किसान भी फायदे में, कर्मचारी फायदे में। लेकिन ऐसी सरकार है नहीं। यहाँ तो राज के मजे लेने वाले लोग हैं, उनको कोई मतलब नहीं तुम खेत में क्या करते हो क्या नहीं करते हो। उनके लिए तुम एक वोट हो, और जिसको बांटा हुआ उन्होंने जाति में, बस जाति में बांटे हुए लोग हो, तुम्हारा शोषण करना है। बाजार वाले अलग शोषण करेंगे, सरकार में बैठे लोग अलग शोषण करेंगे और मूर्ख बनाएंगे। और आप लोग सोचोगे कि हम तो बहुत होशियार हैं, हम तो अपना वोट बिल्कुल सोच समझ के देते हैं। तो उनको पता है कि आपका क्या करना है। लेकिन फसल बीमा योजना में इंटरेस्ट क्यों नहीं है किसानों का? कारण क्या है? उनको ये जो फालतू की बातें राजनीति की, इनमें ज़्यादा रुचि क्यों है? ये बात मेरे लिए बड़ी पीड़ादायक है। पिछले 2 साल से लगातार बोल रहा हूँ। इस एक योजना को समझ जाओ, खेती में घाटा होना बंद हो जाएगा। मैं 10 बार ढंग से बात करता हूँ, एक कोई फितूर गारा कोई फालतू की बात कर देता है, कोई कठपुतली ऐसे ही डांस कर देती है, और सारे लोग उधर देखने लग जाते हैं कि आप कह रहे हो बात हमारे परिवार की है, हमारे हित की है, लेकिन पता नहीं इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है, नशा है। और मैं बिल्कुल ज़बरदस्ती उनके कानों में ठूस रहा हूँ मेरी बातें कि आप सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वो बातें आपके काम की है। वो जो आप सुन रहे हो उसमें आपके परिवार का नुकसान हो रहा है। युवा भी उधर ही, बूढ़े भी उधर ही। अरे देखो किसने किसको क्या बोला, किसने किसको क्या बोला। इतना ज़बरदस्त चस्का मुझे नहीं लगता कि किसी भी दूसरे देश में लोगों को अपने परिवार का नुकसान करने का है। गजब का चस्का है। और इसके कारण ये सारा दुख है कि फसल बीमा योजना ठीक से लागू नहीं होती और हमारी फसल का भाव सही नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग इन बातों पे कभी चर्चा ही नहीं करते। किसान इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा, बस जाति के नाम से इकट्ठे होते हैं लोग बाग। महापंचायतें, महाकुंभ, ये सारे हो रहे हैं और उछल उछल के जा रहे हैं उसके अंदर। हमारी जाति खतरे में, हमारी जाति की इज्जत का सवाल है, हमारी जाति को ज़्यादा टिकट चाहिए, उछल उछल जा रहे हैं। उसको देख रहे हैं खूब जच के, जिसमें कुछ मिलना नहीं है, आखिर में कुछ मिलना नहीं है, लेकिन पूरा ध्यान वहाँ पर है। लेकिन किसान नाम से इकट्ठे नहीं होते। सब लोग बंटे हुए हैं, कोई राजपूत है, कोई गुर्जर है, कोई जाट है, कोई माली है, कोई एससी है, ऐसे बंटे हुए हैं फर्स्ट क्लास। किसान नाम से इकट्ठे नहीं है।
लेकिन देखो, व्यापारियों के हित का कोई मामला हो तो वो कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। व्यापारी हित का मामला हो तो कितने जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, जात पात सब छोड़ देते हैं, धर्म वर्म सब छोड़ देते हैं। अगर उनके हित से जुड़ी कोई बात, ऐसी चुभती बात हो तो सरकार को माथे पर उठा लेते हैं। उस समय वो ये नहीं देखते कि हम कौन सी जाति के, हम कौन से संप्रदाय के। वकीलों का मामला चला, उनको अपने पक्ष में एक कानून बनवाना था, जातवाद कैंसिल, वकील अपने आप में एक जात, और उन्होंने अपने हिसाब से कानून बना लिया। पिछले दिनों डॉक्टर इकट्ठे हुए कि उनको लगा कि हमारे हित का नुकसान हो रहा है। मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं बढ़िया कह रहा हूं, ये सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। डॉक्टरों ने अपने हितों की रक्षा कर ली, कानून रद्द करवा दिया। ऐसा किसान क्यों नहीं सोच सकता? इन महापंचायतों के बजाय वो महापंचायत क्यों नहीं हो जाती कि हमें हमारे परिवार के हित में फसल बीमा योजना ठीक से चाहिए और भाव की सुरक्षा चाहिए, दो चीजें चाहिए, लेकिन नहीं। और जो भी तथाकथित किसान नेता हैं वो इन बातों में पड़ते ही नहीं है। वो तो एक ही चीज देखते हैं, मेरे टिकट का क्या होगा, मेरी जाति के वोट कितने हैं, मेरी जाति को कितना ज्यादा खुश रख सकूं ताकि वो मेरे नाम पे वोट पटक दें। मुद्दों पे नहीं बोलते। तो ये बड़ी मेरे लिए पीड़ा की चीज है। अभिनव राजस्थान में क्या होगा? अगर अभिनव राजस्थान के लोग सरकार में आए तो दोस्तों मैं आपको पक्की बात बताता हूं, कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योग, तीन हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी और पग पग पे सरकार किसान के साथ खड़ी रहेगी। मिट्टी की टेस्टिंग करने से लेके, जल संरक्षण करने से लेके, बीजों का चयन करने से लेके और माल को आखिर में बिकवाने के लिए, उस पॉइंट तक सरकार किसान के साथ खड़ी रहेगी। पूरी प्रायोरिटी स्पष्ट कि ये खड़े रहेंगे, इनके पास पैसा बचेगा तो राजस्थान के पास पैसा आएगा, बाजार में पैसा आएगा, वरना कहां से आएगा? आज मान लो कोई भी फसल बहुत महंगी बिकती है तो उसका अल्टीमेट फायदा किसको होता है? बाजार को होता है। बाजार में जो बैठे लोग हैं उनसे कोई टीवी खरीद के लाएगा, कोई मोटरसाइकिल खरीद के लाएगा, कोई कपड़े खरीद के लाएगा। मैं तो कई बार कहता हूं बाजार के लोगों को ध्यान देना चाहिए, उनको किसान हित में उनको सबसे ज्यादा बोलना चाहिए। वो तो समझते हैं ना चीजों को कि अगर किसान के पास पैसा होगा, पशुपालक के पास पैसा होगा तो मेरे पास आएगा। राजेंद्र कह रहे हैं कि एक ही जीरा और 10,000 रुपये का भाव में फर्क आ गया। बिल्कुल भाई, मैंने आज देखा है ना, मैं वहीं रहता हूं ना, आप इसी मंडी में रहता हूं, और ये चलेगा जब तक कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम 1961 जो बना हुआ ऑलरेडी कानून वो हम लागू नहीं करवाएंगे, तब तक ऐसे ही चलेगा। गंवार के बारे में कुछ लोग चाह रहे थे, बता दूं आपको। देखो, रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, इसके कारण से रूस, गंवार कहाँ काम आता मालूम है ना? गंवार काम आता तेल के कुएं साफ करने में। अभी रूस की यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो रूस क्या कर रहा है, थोक के भाव में सस्ता तेल बेच रहा है, खासकर भारत को बेच रहा है, चीन को बेच रहा है, सस्ता तेल टिका रहा है। तो उधर जिनके पास जो तेल बेचने वाले हैं उनके तेल की डिमांड अब कम है। अब जब तेल की डिमांड कम है तो कोई आदमी कुआं क्यों खुदवाएगा? जो उसके पास 4 कुएं हैं तो 2 को बंद करवा देगा, साफ भी नहीं कराएगा, तो उसको गंवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गंवार का भाव इसलिए रुका हुआ है। ये लड़ाई अगर खत्म होगी तो मैं समझता हूं कि भाव फिर से ऊपर आएंगे। ये ध्यान रखना, हमेशा आप ध्यान रखो कि आपकी चीज़ काम क्या आती है। जब तक आपको ये पता नहीं वो काम क्या आती है और कहाँ पे होती है, वहाँ हुई या नहीं हुई है, तब तक आपको भाव के बारे में पता चलेगा नहीं। ये काम सरकार का है, वो आपको इस बारे में एजुकेट करे, आपको समझाए। लेकिन ऐसी सरकारें अभी भारत में है नहीं, ऐसे लोगों को आप चुनते भी नहीं है। राइडे के भाव ऊंचे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों 5-6 हज़ार रुपये भाव अटके हुए? उसका एकमात्र कारण है कि हमारी जो भारत की सरकार है, जो किसानों की बहुत बड़ी हितैषी है, इसने पाम ऑयल मंगा लिया है मलेशिया, इंडोनेशिया से भारी मात्रा। अब बाजार को तो तेल में नमकीन बनानी है, तेल में सब्जी बनानी है, कैसा भी तेल हो, सरसों का तेल हो या तिल्ली का तेल हो या पाम तेल हो। अब तेल आ गया बाजार के अंदर, खूब सारा सस्ता पाम ऑयल पड़ता, बहुत ही सस्ता। वो तेल पड़ा है तो आपके राइडे का भाव ही नहीं आएगा, लेके बैठे रहो।
अगर सरकार कल कह दे कि हम तो पाम ऑयल नहीं लेंगे और फालतू की खबरें ना छपें, तेल हुआ महंगा, बढ़ रही है महंगाई की पड़ रही है मार, इस तरह के डायलॉगबाजी ना करें, तो रायडा कभी भी 7-8 हज़ार का भाव हो सकता है। लेकिन आप लोग ना तो उन विषयों को पढ़ते हैं, कभी कभार मैं डाल भी दूं तो आप उसको नहीं पढ़ोगे, आपको तो चटकारे चाहिए, किसने किसको क्या कहा, बस चटकारे मेरे पास है नहीं। तो खेल वहाँ चल रहा है। कपास के भाव इन दिनों बढ़ रहे हैं, थोड़े वापस 9,000 क्रॉस कर रही है। उसका कारण क्या है? जब कपास के भाव डाउन हुए थे तो मैंने आपको एक खबर सुनाई थी। मैंने ये सुनाया था कि फैक्ट्रियों वालों ने ये कहा है कि हमको भारत में सस्ती कपास नहीं मिल रही, हमारा धंधा ठप हो रहा है। वो ऐसी खबर छपवाते हैं पहले, हमारा धंधा ठप हो रहा है। अखबार में खबर छपाई, ऊपर खबर इसकी कॉपी भेजी, देखो फैक्ट्री वाले परेशान हैं, तो क्या करेंगे, बाहर से कपास मंगाओ। ऑस्ट्रेलिया से कपास मंगा ली, ऑस्ट्रेलिया के किसान खुश, ऑस्ट्रेलिया की सरकार खुश, और भारत के किसान की कपास चली गई नीचे। मैंने उस समय दी थी आपको खबर, स्पष्ट बताया था कि देखो कपास का खेल क्या है। अब वो ऑस्ट्रेलिया वाली कपास थोड़ी खत्म हो गई है, और ईश्वर ना करे कि भारत की सरकार को ये पता लगे कि यहाँ कपास के भाव ऊंचे चले गए। पता उनको चल गया तो किसान हितैषी केंद्र सरकार 100% किसी और देश से कपास मंगा देगी और फिर भाव नीचे चले जाएंगे। बाकी भाव जा सकते हैं, 11-12 हज़ार का भाव होना चाहिए अभी की डिमांड के हिसाब से, लेकिन केंद्र सरकार को पता नहीं चले। वो कहीं या तो कर्नाटक के चुनाव में कहीं व्यस्त रहें 2-4 महीने, तब तक अपन कपास ठीक से भाव पे बेच सकते हैं। तो कपास के भाव, रायडे के भाव और गंवार के भाव की ये स्थिति दोस्तों आपको मालूम हो, आपके आसपास के लोगों को मालूम हो। आखिर में मैं जानता हूं कि ये बहुत बोरिंग बातें हैं, ये कोई काम की चीज़ें नहीं हैं, और हमें लोग कहते हैं आप क्या चुनाव पार्टी करते हो, आपकी बातें रसीली नहीं है, चटकीली नहीं है, आप क्यों टाइम खराब करते हो। हम उनको यही कहते हैं क्या करें, हमको जैसे कोई ऊपर से आदेश मिला हुआ है। हमारी आत्मा ये कहती है कि हम सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, हम किसान हित की बात करेंगे। अब हम किसान पे छोड़ देते हैं, उनकी आत्मा जगेगी, वो हमारे साथ आ जाएंगे तो उनके लिए बहुत कुछ कर देंगे, क्योंकि हम खुद काम करते हैं भाई, खेत में तपते हैं, वो पसीना, वो जो ये चुभता है यहाँ पे गंवार गेहूँ, वो महसूस होता है। तो फिर अगर उनके अंदर कुछ झांक जाएगा, ईश्वर उनके अंदर घुस जाएंगे, वो हमारे साथ आ जाएंगे तो कुछ अच्छा कर देंगे। लेकिन अब अपनी अपनी बात है, मौका लगने की बात है, किसी को मौका लग जाता है, किसी को नहीं लगता है, पूरी दुनिया ऐसी चलती है। तो उसका इंतजार कर रहे हैं और इस पार्टी को लेकर चल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। जयपुर की जो दुनिया है उस दुनिया में हम कहीं है नहीं, गिनती में नहीं है, और इधर हम गांव गांव घूम रहे हैं और लोगों को उनके विषयों पर जागरूक करते हैं। ये हमारा काम है। हमारे कई शुभचिंतक कहते हैं क्यों टाइम खराब करो। हम कह रहे हैं हाँ भाई, आप इसको टाइम खराब करना कहते हैं। वो जीत गया, ये जीत गया, तुमको क्या फ़ायदा हो, कोई जीत गया तो तुम बिना मतलब का हेडेक क्यों रखते हो दिमाग में। कोई जीत गया उससे तुमको क्या फ़र्क पड़ा, तुम्हारे परिवार पर उसका क्या असर हो रहा है, कौन सा तुम्हारे लिए कोई नीति बनवा रहा है। लेकिन कई बार होता है कि अपना घर जला के और रोशनी देखने का जो मज़ा है कि मेरा घर जल रहा कोई बात नहीं, लेकिन रोशनी देखो। अब ये खटका, ये परोपकार केवल राजस्थान के लोग कर सकते हैं। हमारे परिवार का नुकसान हो रहा, कोई बात नहीं, होने दो। वो जो लोग हैं उनके परिवार का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनका हम ध्यान रखेंगे। और वो ये चीज़ जानते हैं अच्छे से कि इनकी ये महापंचायत, ये महाकुंभ, पता नहीं क्या क्या कराओ, इसके अंदर इनकी रुचि है। घुमाओ, वो चित्रकार अपना काम कर रहा है। और राहुल भाई, सिस्टम ऐसे हाथ नहीं आएगा कि जाके उसके ऊपर कब्जे कुर्सी पे बैठ जाओ। सिस्टम हाथ आना आप लोगों के पास है, उसकी कुंजी आप लोगों के पास है। आप लोग साथ देंगे तो कभी आ जाएगा सिस्टम हाथ में। कि सबके आगे हमारे क्यों नहीं आएगा। आप लोग साथ दोगे तो सिस्टम तो आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि सिस्टम हाथ में आने के बाद करेंगे क्या। तो हमारे पास तो पूरा प्लान है, हम ये करेंगे, बिल्कुल लिखित में प्लान है ना। सुनी सुनाई बातें हैं नहीं, लिखी लिखाई बात है कबीरदास जी की तरह।
तो हम कर देंगे, देखते हैं समय कहाँ ले जाता आपको हमको। लेकिन आज मैंने ये सब देखा, भाव ऊंचे नीचे, कईयों के सपने टूटते हुए। अरे यार, मेरे पास 10 कुंटल जीरा था, इस भाव में मेरे इतने रुपए का होता। वो जब सुनता हूँ तो मुझे बड़ा पछतावा होता है कि यार क्या राजस्थान के किसान का पसीना, उधर फिर आंख से आंसू और फिर दिमाग में पछतावा। ये सब क्यों है यार? ये सब क्यों है? इसलिए बात दिमाग में आ जाती है, कुछ करें इनके लिए यार। बैठे बैठे क्या करें, कोशिश तो करें। कल को कोई ये ना कहेगा आपने कोशिश ही नहीं की, हमको कहा ही नहीं। तो अभी हम लाखों लोगों को ये बात कह सकें, लाखों लोगों को बात। कल को ना वे आप तो घर से बाहर नहीं निकले, आपने कभी हमको कहा ही नहीं हमारा साथ दो, अब आपको कह रहे हैं हमारा साथ दो। 23 अप्रैल को हमारी जनसभा है बीकानेर में, मोहता भवन पुराने बस स्टैंड के पास में। 11 बजे से 2 बजे तक यही बातें होंगी वहाँ पर। आना अच्छी संख्या में, आपकी आत्मा जग जाए, आपका दिल कह दे कि चलना चाहिए इस आदमी के साथ में, तो आप आना। उस दिन भी यही बातें करेंगे। और जब इतने लोग इकट्ठे होके ये बातें करेंगे तो बात में वजन आएगा। तो हम काफ़ी कुछ समस्याएं किसानों की वैसे ही सुलझा देंगे चुनाव से पहले पहले। खूब शुभकामनाएं दोस्तों। जिनका जीरा, देखो अब मैं थोड़ी फिलोसफिकल बात करता हूं। देखो जिन्होंने जीरा पहले बेच दिया कम भाव में, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो पछतावा ना करें। कोई बात, अपनी किस्मत में इतना ही लिखा था, जो मिला है वो ठीक है, आगे के लिए काम करें कुछ। और जिनको अभी भाव अच्छा मिल रहा है, 40,000 50,000 का भाव मिल रहा है, खूब सारे पैसे मिल रहे हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि वो इस पैसे को उड़ाएं नहीं, फालतू के खर्चों में नहीं उड़ाएं, अपने परिवार के रहन सहन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में काम लें, बचत करें, इस पैसे को रखें अपने पास। ये नहीं कि जो पैसा आ गया उसको उड़ाने के बाद ही सांस रुकेगी या उसके बाद ही मैं आराम करूंगा। एक सज्जन पूछ रहे हैं कि क्या भाव जा सकता है, 50 बोरी अभी भी रखी है। मैंने आपको बताया ना, अगर आपकी घर की बोरी है तो धीरे धीरे इनको टुकड़ों में बेचते रहो ताकि एवरेज अच्छा निकल जाए। सबको एक साथ रोक के मत रखो और सबको एक साथ बेचो मत, ये फॉर्मूला हमेशा रखो। आपको कोई भी ज्ञानी ध्यानी कहीं से नहीं बता पाएगा कि इसका भाव क्या जाएगा। और वो जो चित्रकार, जो मेन खरीदार है, वो तो मैंने कहा ना 2-3 लोग हैं, वो आपको बताने आएंगे नहीं। और सरकार आपके पास कोई है नहीं जो इन बातों के बारे में आपसे बात करे। आपने बेच दिया है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। 20 बोरी बेच दिया, अभी 50 बोरी है, 20 और बेच देना, फिर 30 बेच देना, बस आराम से बेचो। लेकिन पैसा खूब मिले, उस पैसे को बचा के रखना, उसका सत्यानाश मत करना। खूब शुभकामनाएं आपको। ईश्वर करे कि राजस्थान के किसानों के दिन अच्छे आएँ, वो बहुत ही सुख से, स्वास्थ्य से, प्रसन्नता से अपने परिवार के साथ अपने दिन गुजारें। डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से।